हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं ही नहीं बल्कि हर घर की लेडीज़ आजकल जुटी होंगी दीपावली की सफाई में। और टारगेट एक ही है कि दीपावली से पहले घर का कोना कोना एकदम साफ़ हो जाए। तो हर घर में यही माहौल चल रहा है और हफ्ता भर ही बचा है दीपावली को, बल्कि उससे भी कम। तो मैंने तो शुरू कर दी है दीपावली की सफाई पिछले हफ्ते से ही, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। और मैं करती हूँ दीपावली की सफाई में पानी से सफाई करती हूँ, धुलाई कराती हूँ पूरे घर की। इससे क्या होता है कि कोने कोने में जमी हुई मैल धूल ये सब निकल जाती है, खास करके खिड़की के ग्रिल्स वगैरह पर। और कॉर्नर कॉर्नर में ना कहीं धूल मिट्टी जमी जाती है, कितना भी झाड़ू पोछा लगता रहे। और ऐसे में काम भी बहुत बढ़ जाता है। तो आपके लिए मैं आज शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे कि कम से कम नाश्ते को बनाने का बोझ तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो एक मुट्ठी के करीब साबुत मूंग और मूंगफली के दाने एक मुट्ठी के करीब, और 2 मुट्ठी के करीब है चना। तो इन सबको रात भर भिगोने के बाद छान देती हूँ, पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और एक जालीदार बास्केट में इन्हें निकाल कर रख देती हूँ, जिससे कि हवा भी लगती रहे और पानी भी निकल जाए इनका। तो 18 से 20 घंटे में इसमें अंकुरन आने लग जाते हैं। और इनसे निकला हुआ पानी आप पौधों में डाल सकते हैं और इन्हें ढककर ही रखें तो ज़्यादा ही अच्छा अंकुरण निकलता है। तो ये ऐसा करके मैं करीब लगभग हर दूसरे दिन रख देती हूँ। और ये अंकुरण वाले चने, मूंग और मूंगफली मेरे हमेशा ही रेडी रहते हैं। तो सुबह का नाश्ता बहुत ही अच्छा हो जाता है। स्प्राउट्स का ये नाश्ता आपको हेल्दी भी रखेगा और एनर्जी देगा पूरी की पूरी। लंच तक तो कम से कम भूख की छुट्टी ही हो जाएगी। लेकिन हर चीज़ को बनाने में थोड़ा सा ध्यान दें तो टेस्टी भी बनती है। तो मैं बनाने जा रही हूँ ये स्प्राउट्स, और 2 तरीके का बनेगा। हम 2 तरीका का आज स्प्राउट्स बनाने वाले हैं। तो कुछ लोगों को चना अगर ना पसंद आता हो या थोड़ा सा नुकसान भी करता हो चना, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए मूंग और मूंगफली बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके के स्प्राउट्स बनाने जा रही हूँ। तो एक तो है मूंग और मूंगफली का, जो कि अलग कटोरी में मैंने रखा है। उसमें डाल दिया है लहसुन, 2 जवा लहसुन करीब मूंग में अलग से काट दिया है। और चने वाला जो आप बाउल देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल स्प्राउट्स बनने वाला है। तो इसमें मैं सारी चीज़ें इसमें ही डाल रही हूँ, मेन यही बन रहा है। लेकिन जो कुछ कुछ चीज़ों में ना स्वाद अलग अलग होते हैं कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है, या कुछ चीज़ डालना है या कुछ चीज़ नहीं डालना है, तो उस तरीके के लिए मैं अलग कटोरी में वो चीज़ बना लेती हूँ। तो मूंग ये अलग मैंने रखा है, क्योंकि इसमें मैं चना नहीं डालने वाली हूँ, बहुत ही कम पड़ने वाला है। और ये चने का जो स्प्राउट है ये कॉमन है, ये जो है इसी में मैं हर चीज़ डाल रही हूँ। तो डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्च, नींबू का रस और लहसुन 2 जवा के करीब इसमें अलग से काट दिया है, और मूंग वाले कटोरी में अलग से काटा है। अब एंट्री होती है एक और कटोरी की, क्योंकि अभी है इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा। तो 2 तरीके का स्प्राउट्स मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसमें भी डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक, और मूंग में भी थोड़ा सा नमक अलग से डाल दिया है। और इस कटोरी में अब जाएगा ये प्याज, क्योंकि बाकी में प्याज नहीं पड़ना है और केवल एक कटोरी बनना है, वो बनेगा प्याज के साथ। तो प्याज अलग कटोरी में काट लिया है, ये अलग स्प्राउट्स तैयार हो जाएगा। तो अब जो कॉमन वाला स्प्राउट है ना, उसमें नमक वगैरह डाल दिया है, हर चीज़ डाल दी है। और इसे अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे नमक, नींबू का रस, धनिया की पत्ती, लहसुन, टमाटर सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और प्याज वाले बाउल में डालेंगे ये चना। तो चने वाला स्प्राउट है कॉमन, इसमें प्याज नहीं पड़ी है, और मूंग और मूंगफली भी बहुत ही कम पड़ी है, यानी 1 चम्मच केवल मैंने इसमें डाला था। अब एक और ट्विस्ट है, इसमें से केवल केवल 1 स्पून चना डाल रही हूँ मैं मूंग वाले स्प्राउट में। और इस चने के साथ में 2-1 दाने मूंगफली और मूंग भी चले गए हैं, 2-1 पीस टमाटर का गया है, लेकिन प्याज बिल्कुल नहीं गई है। तो तैयार है 2 तरीके का स्प्राउट। एक में तो डाल दिया है मिर्च भी, इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी इसलिए अलग से रख दी है। और मूंग वाले स्प्राउट में केवल लहसुन और काला नमक पड़ा हुआ है, और 1 चम्मच ये बने हुए चने का स्प्राउट पड़ गया है। तो इस तरह से 2 तरह का स्प्राउट तैयार हो गया है। एक है मेरा और एक है पतिदेव जी का। तो मुझे मूंग
मैं मूंग लेती हूँ ज़्यादा और वो चना। तो अपने वाले स्प्राउट में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाई और मूंगफली फ्राई करके रखती हूँ हमेशा ही, वो डाला है। और एक मेरी मनपसंद है बीकानेरी भुजिया 1 चम्मच, और ये है हमारे शहर की मशहूर नमकीन। इसमें होती है थोड़ी सी मठरी, थोड़ी सेव, मूंगफली और कुछ चने की दाल के दाने। तो ये 1 चम्मच भी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये जो स्प्राउट्स की भेल जैसा बन गया है ना, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और उसके साथ साथ गर्मा गर्म चाय तो बनती ही है। तो सर्दियाँ थोड़ी सी आ रही हैं इस समय, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, तो चाय कप में नहीं ग्लास में लूँगी और साथ में लूँगी ये मज़ेदार टेस्टी सा भेल जो कि स्प्राउट से तैयार हुआ है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो ये नाश्ता आपको कम से कम लंच के समय तक 12-1 बजे तक एकदम भूख की छुट्टी कर देगा और भरपूर एनर्जी देगा और काम पूरा आराम से होगा। तो बस इसके बाद ही मैं जुट जाती हूँ साफ़ सफाई में। तो लगभग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं पूरा समय क्लीनिंग में दे देती हूँ और उसके बाद लंच बनाती हूँ, या फिर मौका मिलता है तो नाश्ते के समय में ही लंच में बनाकर रख देती हूँ, जिससे काफ़ी आराम हो जाता है। तो आजकल किचन में इन सब खाना पीना और नाश्ते में समय ज़्यादा ना देकर क्लीनिंग में ही समय देना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इस समय प्रायोरिटी तो उसी की है। क्योंकि दीपावली के 2-4 दिन पहले से अगर हम फ्री हो जाएंगे ना इन सब कामों से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमें भी आराम मिल चुका रहेगा। और एक धूल मिट्टी और इन सब की क्लीनिंग की जो थकान होती है ना, वो बिल्कुल ही अलग ही होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, जिससे दीपावली पर हमें फ्रेश फील हो। तो मैंने साफ़ कर दी है एक एक कॉर्नर घर का, कोशिश करती हूँ कि पहुँच के साफ़ करती रहूँ। रोज़ का रोज़ एक टारगेट होता है और मेरे ख्याल में हर किसी का आजकल यही टारगेट होता है, खासकर कि हाउसवाइफ्स का, कि एक दिन में पूरा टारगेट ही होता है कि आज इतना काम हमें निपटा लेना है। तो बस यही टारगेट लेके मैं भी चलती हूँ। एक एक कॉर्नर में थोड़ा सा डस्टिंग और सामान सारा निकाल कर उसे क्लीन कर देती हूँ। फिर बाद में जब जो हाउस हेल्प के लिए मेरे काम वाली आती है, फिर उससे मैं धुलाई वगैरह या जहाँ पर भी जो भी झाड़ू पोछा वगैरह कराना है वो करा लेती हूँ। तो एक मदद हो जाती है। तो घर में क्या चीज़ कहाँ पर कैसे रखनी है ये तो हम ही कर सकते हैं अपने हाथ से। तो इस वजह से इसमें खुद भी जुटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और शेयर करूँगी जो कि आपको हेल्पफुल लगेगी। तो जैसा कि मैं जो चीज़ अपनाती हूँ वो आपको भी बता देना चाहती हूँ। तो आज मैं एक एक करके, अब ऊपर की सफाई तो मेरी हो चुकी है, अब नीचे के कमरों की सफाई स्टार्ट कर दी है मैंने। तो नीचे फर्नीचर्स थोड़े जो हैं यूज़ में आते रहते हैं, उन्हें भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। तो फर्नीचर्स पर कुछ दाग मैल वगैरह जम ही जाती है, अगर आप बीच बीच में उसे साफ़ ना करते रहें। तो कुछ फर्नीचर्स ऐसे हैं जिनमें मैं साफ़ नहीं कर पाई बीच में, तो कुछ गंदगी हो गई है। उसके लिए ले लिया है मैंने वाइट विनेगर और उसमें थोड़ा सा डाल दिया है सर्फ, और उसको एक कॉटन या फिर आप पुराने सॉक्स का कपड़ा ले लें, उससे जहाँ पर भी दाग है सनमाइका में या फर्नीचर में, उसमें हल्के हाथ से भी अगर मलते हुए चले जाएंगे, थोड़ी देर लगा दें और बस हल्के हाथ से उसे इस तरह से रगड़ते रहें, तो एकदम दाग छूटता चला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लगाती जा रही हूँ और तुरंत उसी समय साफ़ होता चला जा रहा है। तो ये देखिए इस तरह का दाग कुछ इसमें पूरे ही बेड में लगा हुआ था। चूँकि ये सनमाइका क्रीम कलर का है, इस वजह से गंदगी और ज़्यादा पकड़ लेती है इसमें। तो विनेगर और सर्फ के घोल से बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है फर्नीचर्स की। तो बेड हो या कुछ भी फर्नीचर हो, या फिर इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड जो होते हैं, उन्हें भी आप इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी के साथ उसे साफ़ करें, टूथ ब्रश में हल्का सा इसे लगाकर, बहुत गीला ना होने पाए, और रगड़ दें तो साफ़ हो जाएगा। देखिए इस क्लॉथ को जब मैं साफ़ पानी से धुल रही हूँ तो कितना ज़्यादा गंदगी निकली है। और बस इस कपड़े को खूब अच्छे से साफ़ करके इसे अच्छी तरह से निचोड़ कर, बिल्कुल पानी ना रह जाए कपड़े में, तब एक बार फिर से इसे पोंछ देंगे फर्नीचर को। और अच्छी तरह से पोंछने के बाद
मैंने लिया है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल आपको किसी भी पेंट वगैरह की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। उसे भी इस कपड़े में थोड़ा सा लगा ले, पानी बिल्कुल ना रहे आपके कपड़े में, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इससे तारपीन के तेल से भी अच्छी तरह से इस तरह से पूरे फर्नीचर में रगड़ देंगे जहाँ जहाँ पर आपने सफाई की है। तो इससे एक शाइनिंग आ जाएगी और फर्नीचर आपका और भी अच्छा हो जाएगा। तो कितना गंदा था ये बेड, और विनेगर और सर्फ से धुलाई के बाद और तारपीन के तेल से पोंछने के बाद ये एकदम चमक उठा है और नया जैसा हो गया है। अब बात करते हैं कुछ और टिप्स की। तो जो खिड़की और दरवाजे बाहर की तरफ हैं हमारे, बाहर की तरफ से लगे हुए हैं, जालियां लगी हुई हैं जिनमें, और जो खुले में रहते हैं उनमें धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। तो उसमें इस तरह से पानी की बौछार पाइप से अगर आप तेज़ से देंगे तो इसमें बीच में जमी हुई धूल मिट्टी हट जाएगी। और इस तरह से बेसिन का जो ब्रश होता है जिससे हम बेसिन साफ़ करते हैं, उससे ग्रिल के बीच में और खिड़की या दरवाज़ों के पल्लों पर रगड़ने से जो जमी हुई गंदगी होगी ना, वो निकल जाएगी। जाली पे भी इसी तरह से इसे रगड़ दें और थोड़ा सा पानी के साथ, पाइप के पानी के साथ धार देते हुए इसे अगर रगड़ देंगे तो बहुत ही बढ़िया सा साफ़ हो जाएगा, गंदगी निकल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप पानी से इन सब फर्नीचर्स, खिड़की दरवाज़ों को या जाली या लोहे की ग्रिल को जब आप धोएं तो उसे सूखने, हवा से वो सूखे उससे पहले आप सूखे हुए कपड़े से इसे पोंछ दें अच्छी तरह से, पानी ना रह जाए इन सब चीज़ों पर। और एक बार सूखे कपड़े से पोंछने के बाद इसमें भी आप तारपीन के तेल से पूरा रगड़कर इसे भी पोंछ दें। एक कॉटन कपड़े में तारपीन का तेल लगा लें, और एक बार आप लगा लेंगे तो ठीक ठाक पोंछ देता है खिड़की दरवाज़ों को। एक आध बार और लगाना पड़ेगा और अच्छी सी शाइन आ जाती है। देखिए, जाली का दरवाज़ा और खिड़की जिसमें कि जाली लगी हुई है, शीशे वगैरह सब एकदम चमक जाते हैं। तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी दीपावली की सफाई कैसी चल रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मेरी ऑनलाइन परचेजिंग की बातें और कुछ DIY। तो मिलेंगे फ्रेंड्स फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।